नमस्कार। पिछले वीडियो तक हमने प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत केल्विन चक्र का एक संक्षिप्त रूप देखा था, जो आपके एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक के अनुरूप था। और आज इसका विस्तृत रूप का हम लोग अध्ययन करेंगे, जो अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक के अनुरूप होगा। तो उसको देखते हैं। ये देखा था एक बार, पुनः इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि केल्विन चक्र 3 चरणों में संपन्न होता है। पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन और तीसरा रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में CO2 का योग होगा और CO2 ग्रहण करने वाला यौगिक है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है, जिसको RUBP बोलते हैं। इसके फलस्वरूप प्रथम स्थायी उत्पाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। इसी के कारण से केल्विन चक्र का नाम C3 चक्र रखा गया है, ठीक है। फिर इसका अपचयन होता है। अपचयन के फलस्वरूप ट्रायोज फॉस्फेट बनता है, या हमने देखा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है। उसी से ग्लूकोज बनता है और यही पुनर्जनन या पुनर्उत्पादन के द्वारा वापस RUBP का निर्माण करता है। इस पूरे चक्र में हमने देखा कि एक CO2 के लिए कुल 3 ATP और 2 NADPH+H+ की आवश्यकता होती है, ठीक है। और पूरे एक अणु ग्लूकोज के लिए चर्चा करें तो 18 ATP और 12 NADPH+H+ की आवश्यकता होती है। अब इसको विस्तृत रूप में हम लोग देखते हैं, जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुरूप है। सबसे पहले हम लोग लेंगे 6 अणु RUBP के। RUBP पूरा नाम राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। और इससे केल्विन चक्र की शुरुआत करते हैं। इसमें कार्बोक्सिलीकरण होता है, इसलिए CO2 का योग होता है, साथ में जल अपघटन भी होता है। दोनों ही काम एक साथ में, कार्बोक्सिलीकरण प्लस जल अपघटन। तो चूँकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का 1 कार्बन है और RUBP में 5 कार्बन है, तो कार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप जो यौगिक बनेगा उसमें कार्बन की संख्या हो जाएगी 6। साथ में इसका हो रहा है जल अपघटन, तो 6 कार्बन वाले यौगिक का जल अपघटन जब होगा तो 1 से 2 अणु बनेंगे 3-3 कार्बन वाले, 3-3 कार्बन वाले 2 अणु बनेंगे, क्योंकि 3 और 3 6। तो चूँकि हमने यहाँ पे 6 अणु लिए हैं, इसलिए अब यहाँ पे बनेंगे 12 अणु बनेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 अणु बनेंगे, ठीक है। ये इस केल्विन चक्र का पहला स्थायी उत्पाद, और इसी पर इसमें कार्बन परमाणु संख्या 3 है, इसीलिए इस केल्विन चक्र का नाम हो गया C3 चक्र। और यहाँ पे आपको एंजाइम बताया था, सबसे प्रसिद्ध एंजाइम रुबिस्को, जो कार्बोक्सिलेज भी करता है, और कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी है, ऑक्सीजनेज एंजाइम भी है। और जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इसी रुबिस्को के कारण, इस रुबिस्को में कुछ लिमिटेशंस है, कुछ सीमाएं हैं। इसी के कारण से प्रकृति में प्रादुर्भाव हुआ, इवोल्यूशन हुआ, जैव विकास हुआ, और प्रकृति में नए प्रकार के पादप बने, जिनको हम C4 पादप कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये RUBP में इसका मेन काम तो है कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ना, परंतु यह ऑक्सीजन भी इसमें जोड़ सकता है। रुबिस्को के बारे में ये बता दूं, ये प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला एंजाइम है, सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला एंजाइम है। अब इस 3-PGA जो है, ये ATP से फॉस्फेट लेकर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो चूँकि 12 अणु, इसलिए 12 ATP खर्च होंगे। 12 ATP कन्वर्ट हो गए 12 ADP में, और उसके फलस्वरूप यौगिक बना 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या हम डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। 12 अणु। अब इसका होना अपचयन, और जैसे आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये अम्ल है, और केमिस्ट्री की एक बात आपको बताई थी कि एल्कोहल जो होता है उसका ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोनिल यौगिक बनता है, यानी एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। और एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीकरण से
कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जब अपचयन करवाते हैं तो फिर से एल्डिहाइड या कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से अल्कोहल बनता है। ये केमिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण एक नियम मान सकते हैं, या एक याद रखने की एक महत्वपूर्ण एक कड़ी है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी काम आती है। तो वही चीज़ इधर प्रयुक्त हो गई कि यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका अपचयन होगा तो कार्बोनिल यौगिक बनेगा। यहाँ पे बनेगा फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, बनेगा फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। तो अपचयन के लिए अपना अपचायक जो कि उसमें अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में बना था, 12 अणु है, इसलिए 12 अणु NADPH+H+ के आवश्यक हुए, जो अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और इसके फलस्वरूप बना 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 अणु, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 अणु। अब यहाँ पे फॉस्फेट का संतुलन नहीं हुआ, यहाँ पे 12 अणु थे 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, 12 अणु थे, और इसमें एक अणु में 2-2 फॉस्फोरस थे, 2-2 फॉस्फेट थे। यहाँ जो यौगिक बना है उसमें एक ही फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट इस क्रिया में फॉस्फोरिक एसिड के रूप में रिलीज हो जाता है, फॉस्फोरिक एसिड के रूप में रिलीज हो जाता है, ठीक है। तभी यहाँ पे बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, ये बिस-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड नहीं बना, ये बना है केवल 3-फॉस्फो या मोनोफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना है। तो एक फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोरिक एसिड के रूप में रिलीज हो गया। अब ये पहला स्टेप, तो यहाँ से यहाँ तक वो कार्बोक्सिलेशन, यहाँ से यहाँ तक दूसरा स्टेप रिडक्शन हो गया। अब इसी से हमने देखा था, उस जो संक्षिप्त रूप था उसमें देखा था, इसी से रीजनरेशन होता है, और इसी से ग्लूकोज वगैरह का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस 12 अणु को मैं 2-2 के 6 अणुओं में डिवाइड कर देता हूँ, 2-2 के 6 अणु में, 2-2-2 ऐसे करके 6 भागों में डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। इन्हीं 12 को 2-4, 2-6, 2-8, 2-10 और 12 ऐसे लिख दिया है। इन 12 अणुओं में से 2 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के ग्लूकोज बनाने में प्रयुक्त हो जाएंगे, ग्लूकोज भोजन बन जाएगा। यहाँ जो प्रक्रिया होगी 2 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से ग्लूकोज निर्माण की, वो जो हम लोग अगला जो अध्याय पढ़ेंगे श्वसन, उसका पहला एक विस्तृत टॉपिक आता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान होने वाली प्रक्रियाओं के ठीक विपरीत क्रम में अभिक्रिया चलेगी। उसमें ग्लाइकोलाइसिस से शुरू से जो अभिक्रिया चलती है वो अभिक्रियाएं इसमें विपरीत क्रम में चलेगी। ग्लाइकोलाइसिस शुरू होता है ग्लूकोज से, और उसके बीच में 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है, यहाँ 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से ग्लूकोज बनेगा। इसलिए ये जो स्टेप है 2 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से ग्लूकोज बनना, इसके लिए नाम है ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सन। ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सन, ग्लाइकोलाइसिस के विपरीत होने के कारण से ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सन। अगली स्लाइड में हम इसका अलग से देखेंगे। बचे हुए जो 10 अणु हैं 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के, वो आपस में विभिन्न मध्यवर्ती यौगिक बनाकर वापस 6 अणु RUBP के बन जाएंगे, पुनः 6 अणु RUBP के बन जाएंगे। तो ये कार्बन का संतुलन हो गया, 6 अणु और 5 कार्बन, तो कुल कितने कार्बन? 30। और ये 3-3 कार्बन वाले कितने अणु हैं? 10। तो इसमें भी कार्बन कितने हुए? 30, ठीक है, इसलिए संतुलित है। तो देखते हैं ये मिलकर 10 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के किस प्रकार RUBP के 6 अणु बनाते हैं। 2 अणु 3PGL के डायरेक्ट, और 2 अणु 3PGL के अपने समावयवी, इसका समावयवी का नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट, शॉर्टकट में DHAP, पूरा नाम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट, ठीक है। तो 2 अणु तो सीधे ही, और 2 अणु इसका समावयवी है, DHAP में कन्वर्ट होता है। ये दोनों आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट।
संघनन की क्रिया है, DHAP और PGL आपस में जुड़ गए और बना फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के 2 अणु। इसमें 3 कार्बन थे DHAP में, इसमें भी 3 कार्बन थे, इसलिए जो क्रियाफल बना फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट उसमें कार्बन परमाणु की संख्या हो गई 6। ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में जल से क्रिया होती है और जल इसके एक फॉस्फेट को फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट करके मुक्त हो जाता है। फॉस्फोरिक एसिड में इस एक फॉस्फेट को, जो 2 फॉस्फेट थे उसमें से एक फॉस्फेट को फॉस्फोरिक एसिड में बदल देता है। तो अब इसमें बचा सिर्फ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ये जितने भी यौगिक आएंगे उनमें या तो एक फॉस्फेट होगा या 2 फॉस्फेट वाले अणु होंगे। जब 2 फॉस्फेट होते हैं तो एक फॉस्फेट पहले कार्बन से और दूसरा फॉस्फेट अंतिम कार्बन से जुड़ा रहता है। और यूँ कहें कि पहला अकेला फॉस्फेट आया था तो अंतिम कार्बन से, और यदि 2 फॉस्फेट है तो दूसरा वाला फॉस्फेट पहले कार्बन से। तभी ये था 1,6 बिस फॉस्फेट, ये बना 6 फॉस्फेट। एक फॉस्फेट कहाँ गया? फॉस्फोरिक एसिड के रूप में रिलीज हो गया। ठीक है। अब इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में 2 अणु 3PGL के साथ में क्रिया करेगा। इसके अगले 2 अणु इसके साथ में ये क्रिया करेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसके क्रिया करने से 2 अलग अलग अणु का निर्माण होगा। एक का नाम है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के 2 अणु बनेंगे और एक बना इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के 2 अणु। फॉस्फेट को मैंने सिर्फ P लिखा है, फॉस्फेट है पूरा ये। जाइलुलोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन युक्त है और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट 4 कार्बन युक्त है। तो इन दोनों में मिलाकर कुल कार्बन की संख्या हो गई 9। और यहाँ पे देखें तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन वाला था, इसके साथ में किसकी क्रिया हुई? 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड की, उसमें भी 3 कार्बन। तो 6 और 3 9 कार्बन, यहाँ पे भी 5 और 4 9 कार्बन हो गए। ठीक है। ये बना इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। अब ये इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट की क्रिया होगी 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के समावयवी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट, जो यहाँ पे भी बना था। तो हम ये कह सकते हैं इन 12 अणुओं में से 2 अणु तो ग्लूकोज बनाने में प्रयुक्त हो गए और 4 अणु अपने समावयवी में बदले हैं। 4 अणु इसके समावयवी में बदले। ठीक है। 2 यहाँ पे क्रिया कर लिए, बाकी 2 अणु इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट से क्रिया करेंगे। अब यहाँ पे जैसी क्रिया हो रही थी वैसे ही चलते रहेगा। इधर DHAP PGL से क्रिया करके एक यौगिक बना रहा था, वैसे यहाँ पे DHAP इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट से जुड़कर यौगिक बनाएगा सीडोहेप्टुलोज 1,7 बिस फॉस्फेट। सीडोहेप्टुलोज 7 कार्बन वाला है शर्करा और इसमें 2 फॉस्फेट, एक पहले कार्बन में एक अंतिम कार्बन पर। 7 कार्बन हो गए, 3 DHAP वाले और 4 इरिथ्रोज वाले। जैसे यहाँ पे वैसे 2 मिलकर एक बना रहा था, वैसे इसमें 2 अणु मिलकर एक अणु बना रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ था? फ्रक्टोज के साथ में जल की क्रिया हुई और फॉस्फोरिक एसिड निकल गया। सेम यही क्रिया इधर होगी, जल के साथ क्रिया होगी और फॉस्फोरिक एसिड रिलीज हो जाएगा। तो इसमें जो 2 फॉस्फेट थे उनमें से एक फॉस्फेट रिलीज हो गया। अब जो यौगिक बनेगा उसका नाम हो गया सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। यहाँ से तुलना करें तो यहाँ पे बना था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, है ना, इधर सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। फिर इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की क्रिया हुई थी DHAP के 2 अणु से, PGL के 2 अणु से। PGL के 2 अणु अभी भी बचे हुए अपने पास में। तो ये 2 अणु इस सीडोहेप्टुलोज के साथ में क्रिया करेंगे और जैसे यहाँ पे 2 प्रकार के यौगिक बने थे वैसे इधर होना है। 2 अणु बनेंगे राइबोज 5 फॉस्फेट के 2 अणु और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के 2 अणु। 2 अणु राइबोज 5 फॉस्फेट के और 2 अणु जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के। 5 5 10 कार्बन हो गए और 7 कार्बन इसमें थे सीडोहेप्टुलोज में। और इस ये किससे जुड़ रहा है? 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, इसमें भी कितने कार्बन? 3। तो 3 और 7 10 कार्बन थे। तो 10 कार्बन यहाँ पे हो गए। 5 कार्बन का राइबुलोज 5 फॉस्फेट अलग बन गया 2 अणु और 2 अणु जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। तो कुल मिलाकर जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के 4 अणु हैं, 2 इधर बचे हुए हैं, 2 इधर है, और 2 अणु हैं राइबोज 5 फॉस्फेट के।
ये दोनों ही यानी 4 अणु ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट और 2 अणु राइबोज 5-फॉस्फेट ये समावयवी है RUMP के, समावयवी है RUMP। RUMP मतलब राइबुलोज मोनोफॉस्फेट, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट के 6 अणु बन गए, ठीक है, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। और ये था राइबुलोज बिसफॉस्फेट से हमने अभिक्रिया शुरू की है ना। तो इन दोनों में अंतर क्या है, ये तो है राइबुलोज मोनोफॉस्फेट, ये राइबुलोज 5-फॉस्फेट, ये है राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। एक फॉस्फेट का अंतर है, वो अंतर आएगा इस ATP से ये फॉस्फेट ग्रहण कर लेगा, जिससे ये कन्वर्ट हो गया राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ये पुनरुत्पादन वाली क्रिया होगी, पुनर्जनन वाली क्रिया होगी, ठीक है। इसमें हमने देखा था ATP का खर्च होता है। तो कुल ATP का खर्च देखें तो हमने उस संक्षेप में देखा था, उसमें थे 18 ATP, यहाँ पे भी 18 ATP, 12 ATP खर्च हुए अपचयन के दौरान और 6 ATP खर्च हुए रीजनरेशन के दौरान, है ना। और NADPH+H+ खर्च हुए अपचयन के दौरान, ठीक है। कार्बोक्सिलीकरण की जो क्रिया थी या कार्बोक्सिलेशन का जो स्टेप था, उसमें किसी प्रकार का ऊर्जा का व्यय नहीं हो रहा था। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान देनी है अपने को, कि ये जो ATP अपने को चाहिए, इसमें एक ग्लूकोज बनाने के लिए उस ATP की संख्या है 18 ATP और साथ में चाहिए 12 NADPH+H+। हमने देखा था कि ATP और NADPH+H+ फॉस्फोरिलीकरण की क्रिया बनते हैं, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। और चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में 2 ATP बनते हैं, ठीक है। और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में एक NADPH+H+ और एक ATP बनता है, एक NADPH+H+ और एक ATP बनता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए, ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए केल्विन चक्र कितनी बार हुआ? 6 बार। तो 6 बार केल्विन चक्र करने के लिए या एक अणु ग्लूकोज बनाने के लिए कितने चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण होंगे और कितने अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण होंगे? कितनी बार चक्रीय और कितनी बार अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण होंगे? तो इसको आपको सोचना। इसका उत्तर ये हुआ कि 12 NADPH+H+ और 12 ATP बनाने के लिए 12 बार हो गया अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, 12 बार अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, जिससे इसकी पूर्ति तो पूरी हो गई और इसमें 18 में से 12 की पूर्ति हो गई। शेष कितने बचे? 6। शेष 6 ATP बनाने के लिए 3 बार चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की क्रिया होगी 3 बार। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो प्राप्त होती है 12 बार अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण और 3 चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के द्वारा, ठीक है। अब इनमें मैंने एंजाइम नहीं बताई, एंजाइम नहीं बताई, सिर्फ एक एंजाइम हमने देखा रूबिस्को की। NCERT में सिर्फ रूबिस्को का नाम है। राजस्थान बोर्ड में हर स्टेप पर एंजाइम है, हर स्टेप पर एंजाइम के नाम अपने को और याद रखना है। तो देखते हैं एंजाइम के नाम कैसे होंगे। जहाँ जहाँ ATP का लेना देना होता है वहाँ एंजाइम का नाम आएगा काइनेज, वहाँ एंजाइम होता है काइनेज। पहले क्रियाकारक का नाम फिर काइनेज, ठीक है। ये 5 कार्बन युक्त शर्करा है, इसलिए फॉस्फेट युक्त शर्करा है, इसलिए फॉस्फो। 5 कार्बन युक्त शर्करा इसलिए पेंटोज। और ATP का ट्रांसफरेज एंजाइम ATP, ये एंजाइम जो काइनेज है वो ट्रांसफ़र प्रतिस्थापन की क्रिया हो रही है, इससे एक फॉस्फेट इसके अंदर घुस रहा है, प्रतिस्थापन की क्रिया हो रही है, इसलिए एंजाइम का नाम हो गया काइनेज। तो पूरा नाम हुआ फॉस्फोपेंटोज काइनेज।
या फॉस्फोपेंटोकाइनेज, पेंटोज बोलो चाहे सिर्फ पेंटो बोल दो, फॉस्फोपेंटोकाइनेज। ठीक है, जहाँ जहाँ एटीपी का लेना देना हो रहा है, इधर भी हो रहा है। ये 3 कार्बन युक्त फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है ना, फॉस्फेट युक्त ग्लिसरिक अम्ल है, तो इसको हम कहेंगे फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज, पूरा नाम कहें तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। यहाँ पे एंजाइम हो गया, एक इधर एंजाइम बता दिया, 2 जगह एंजाइम हो गए। ये एंजाइम तो है ही अपना सबसे महत्वपूर्ण रूबिस्को। अब ये अपचयन वाला क्रिया, अपचयन कैसे हो रहा है? हाइड्रोजन के लेने देने से हो रहा है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है तब हो रहा है एंजाइम। ठीक है, ये 3 कार्बन युक्त शर्करा है, फॉस्फेट युक्त शर्करा है, इसलिए फॉस्फोट्रायोज डीहाइड्रोजिनेज, फॉस्फोट्रायोज डीहाइड्रोजिनेज या ट्रायोज फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, कई तरीके बोलने हैं, ट्रायोज फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज या फॉस्फोट्रायोज डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये इधर नाम हो गया इसका कंप्लीट। 2 जगह समावयवीकरण की क्रिया है जिससे DHAP बन रहे थे। समावयवीकरण किसके बीच में? 3 कार्बन वाले शर्कराओं के बीच में, फॉस्फेट युक्त शर्कराओं के बीच में, इसलिए इन दोनों जगह जो एंजाइम है उसका नाम हो जाएगा फॉस्फोट्रायोज या ट्रायोज फॉस्फेट, फॉस्फोट्रायोज या ट्रायोज फॉस्फेट, आगे पीछे कर सकते हैं, और समावयवीकरण इसलिए आइसोमरेज, आइसोमरेज, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज या फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज, 2 जगह। ठीक है, फिर 2 जगह ऐसी क्रिया हो रही है जहाँ DHAP किसी यौगिक से जुड़कर एक बड़ा अणु बना रहा है, एक तो यहाँ पे और दूसरा इधर, 2 जगह DHAP किसी यौगिक से क्रिया कर कर एक बड़ा अणु बना रहा है। इन दोनों जगह एल्डोलेज एंजाइम आएगा, दोनों जगह कैसा एंजाइम? एल्डोलेज। ठीक है, फिर 2 जगह ये क्रिया है जहाँ पे जल से क्रिया हो रही है, फॉस्फोरिक एसिड बाहर निकल रहा है, एक तो इधर और एक इधर, दोनों जगह एंजाइम फॉस्फेटेज, दोनों जगह फॉस्फेटेज। ठीक है, एक जैसी चल रही है, दोनों सिमिलर चल रहा है। फिर ये क्रिया है कि जिसमें एक बड़ा अणु 6 कार्बन वाला और इधर ये 7 कार्बन वाला 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से क्रिया करके 2 यौगिक बना रहे हैं, 2 यौगिक बना रहे हैं, 2 मिलकर 2 बना रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। यहाँ पे जैसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और 3 PGL ये जुड़कर बना रहे थे इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, और इधर सीडोएप्टुलोज और 3 PGL मिलकर बना रहे थे राइबोज और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। इन दोनों जगह आएगा ट्रांसकीटोलेज, ट्रांसकीटोलेज। ठीक है, एंजाइम का नाम ट्रांसकीटोलेज। फिर ये लास्ट, ये समावयवी इसके समावयवी है, दोनों ही, जाइलुलोज भी समावयवी है, राइबोज भी समावयवी है। यहाँ पे 5 कार्बन है इसलिए पेंटोज, फॉस्फेट युक्त है इसलिए फॉस्फो, और समावयवीकरण है इसलिए आइसोमरेज, फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज। ठीक है, फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज। तो इस हिसाब से सब जगह एंजाइम के विभिन्न नाम अपने राजस्थान बोर्ड में हैं, NCERT में ये नाम कहीं नहीं है, सिर्फ एक रूबिस्को का नाम है। तो नीट की दृष्टि से यदि तैयारी करनी है तो नाम याद रखना है सिर्फ रूबिस्को का। ठीक है, यानी पूरा विस्तृत वर्णन आप लोग बार बार इसका अभ्यास करेंगे तब समझ में आएगा। अब अपने को जो टॉपिक इसमें थोड़ा सा और बचा है वो है कि ये ग्लूकोज कैसे बना, 2 अणु 3 PGL ग्लूकोज कैसे बनाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। उस क्रिया के लिए बोलते हैं ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सन, उस क्रिया के लिए नाम है ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सन। ठीक है, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सन क्यों बोलते हैं ये भी आपको बताया था, क्योंकि इसके अंदर जो अभिक्रियाएं होंगी
वो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान होने वाली क्रियाओं के ठीक विपरीत क्रम में चलेगी। तो वो 2 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड थे, तो ये 2 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, इसको इसका एक अणु अपने समावयवी DHAP में बदल जाएगा, DHAP में, और एक स्वयं, 2 अणु थे, 2 में से एक DHAP में बदल गया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और एक स्वयं है। ये दोनों आपस में मिलकर एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके बनाएंगे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, अभी ये सब पढ़ ही रहे थे, वही नाम आ रहे हैं वापस। इसमें जल से क्रिया होगी, एक फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा फॉस्फोरिक एसिड के रूप में, तो ये क्या यौगिक बचेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बचेगा, सिर्फ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अपने समावयवी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा, ये समावयवीकरण की क्रिया। और अब सिर्फ ग्लूकोज बनना है, तो ये फॉस्फेट हटाना है, फॉस्फेट हटाने की क्रिया है, जल से क्रिया होगी, फॉस्फोरिक एसिड अलग हो जाएगा और बन जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज बन जाएगा। जब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो उसमें पहली अभिक्रिया होगी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और ये टूटता है इनमें 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में, और DHAP में, DHAP इसमें बदल जाता है, 2 अणु PGL बन जाते हैं। ये क्रिया ठीक विपरीत क्रम में चलती है, किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में। तो ग्लाइकोलाइसिस में होने वाली क्रियाएं विपरीत क्रम में यहाँ चल रही हैं, इसलिए इसको क्या बोला, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सन। ठीक है, ये पूरा अब जाके केल्विन चक्र का उल्लेख हुआ है, पूरा केल्विन चक्र, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण हुआ और उसके फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये ग्लूकोज आपको पिछले वीडियो में बताया था, परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में, संचयन होता है स्टार्च के रूप में, संचयन होगा स्टार्च के रूप में। अब जो मेन दिक्कत है इस केल्विन चक्र में कि इसमें जो रूबिस्को है, वो रूबिस्को न केवल कार्बोक्सिलेज एंजाइम है बल्कि ऑक्सीजनेज भी है। एंजाइम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एंजाइम के संदमक हमने पढ़े थे, 2 प्रकार के, प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी संदमक, कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स पढ़े थे हमने। तो जो प्रतिस्पर्धी संदमक थे वो सबस्ट्रेट के समान होते हैं और सबस्ट्रेट से कंपटीशन करते हैं एंजाइम के सक्रिय सेल से जुड़ने के लिए। इस रूबिस्को में का मेन काम है RUBP में CO2 जोड़ना, लेकिन CO2 का कंपटीटर ऑक्सीजन है। तो जब ऑक्सीजन मिलता है तो रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन जोड़ देता है। इसी कारण से केल्विन चक्र में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसका उल्लेख हम अगले वीडियो में करेंगे। और एक नया टॉपिक भी इसमें पढ़ेंगे, प्रकाश श्वसन, जो क्यों होता है, रूबिस्को में ऑक्सीजन, रूबिस्को द्वारा ऑक्सीजन जोड़ने के कारण से होता है। ठीक है, और उसके कारण से जो अनुकूलताएं उत्पन्न होंगी उनको उल्लेख करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।